हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ हम कुछ जर्नल नॉलेज और जर्नल स्टडीज से बेस्ड आप लोगों को यहाँ पे कुछ 25 क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपके जो जर्नल स्टडीज के सेक्शन होते हैं, आप लोगों को जैसे आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको जर्नल स्टडीज और जर्नल अवेयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। इससे पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूं तो ये 2018 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉलेस्ट ओशन इज, सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए कि कौन सा है, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर इंडियन। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट जो ओशन है, सबसे छोटा महासागर है, वो किसे माना जाता है, कौन सा बोला जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक महासागर है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, द आर्कटिक ओशन द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 ओशन बेसिन। तो आर्कटिक ओशन जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे 5 महासागरीय घाटियों में सबसे छोटा माना जाता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसलिए छोटा भी है, और साथ ही साथ ये क्या है, एक फ्रोजन सरफेस है। यहाँ पर ये सब कुछ सतह जो जमी भी रहती है। ठीक है, फ्रोजन आप समझ सकते हैं, जमी भी रहती है। अगर आप इसको देखोगे लगभग कितना है, 6.1 मिलियन स्क्वायर मील, और अगर इसका एरिया देखोगे अबाउट कितना, 1.5 टाइम्स ये कितना गुना बड़ा है, किससे, आपके राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट से। सिर्फ ये इतना ही बड़ा, इसलिए ये सबसे छोटा महासागर माना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है कि हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके लंदन यानी कि यूके में, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, न्यू दिल्ली या फिर आपके वॉशिंगटन USA में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि WTO जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो बी आंसर आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। इससे रिलेटेड अगर हम बात डिस्कस करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड अंडर द मार्राकेश एग्रीमेंट इन 1995। तो इस घंटे की बात कर रहा है कि 1995 में मराकेश समझौते के तहत किया गया था। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय 124 मेंबर्स कंट्रीज, रिप्लेसिंग द जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ दैट वाज स्टार्टेड इन 1948 एंड टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समझौते पर कितने लोगों थे, पूरे 124 मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे समझौते पर, जिसे 1948 में पूरे आपके इंटरनेशनल ट्रेड पर इसको क्या किया, शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर हमें जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं। क्लियर हो गया। आपको मेंबर्स भी याद होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको ईयर भी याद होना चाहिए कि इसको कब यहाँ पर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। क्लियर हो गया। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है व्हेन वाटर फ्रीजेस इट डेंसिटी, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहता है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है, डिक्रीजेस घट जाता है, या फिर बिकम्स जीरो, शून्य हो जाता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके साथ ही साथ बताते रहो कि इस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके थ्रू वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो क्या होगा, जमेगा पानी। क्लियर हो गया। तो इसके बारे में मैं अगर आपको डिस्कस करूँ, व्हेन वाटर फ्री डेंसिटी डिक्रीजेस, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज इन डेंसिटी एज इट कूल लाइक मोस्ट सब्सटेंस। इसने क्या बोला कि अधिकांश पदार्थों की तरह सामान्य तापमान, जो तापमान होता है पानी का, वो क्या होता है, सिकुड़ता रहता है, और ठंडा होने पर वो क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन 4 डिग्री की बात कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस की ये बात कर रहा है, ये मैक्सिमम इसकी डेंसिटी होती है। तो उस समय क्या हो जाता है, डेंसिटी इसकी घटती रहती है, उसमें उसकी डेंसिटी में कमी आती रहती है, तभी वो क्या होता है, जम जाता है। जब फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे पानी का, तो उस समय जो उसकी डेंसिटी देखोगे, उसका घनत्व देखोगे, तो वो घटता रहता है, कम होता रहता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। पहले मैंने आपसे WTH पूछा था, अब मैं आपसे UNO का हेडक्वार्टर पूछ रही हूँ। ठीक है, आपके ऑप्शन से हैं जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन या फिर रोम में। आपके पास क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज रखते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि आपसे UNO पूछा है या WTO पूछा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत ही केयरफुली से ध्यान भी रखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर इस ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम इसके बारे में भी अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। द यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, इज अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय अ ब्रॉड ऑफ आर्किटेक्ट लेड बाय वेलेस हैरिसन एंड बिल्ट बाय द आर्किटेक्चर फेम हैरिसन एंड अब्राहम। ये याद रखना, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। तो 1951 में इसके पूरा होने के बाद परिसन ने संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य किया था। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसने बनवाया था, ठीक है, किसने आर्किटेक्ट किया। तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ आपको पता होने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने में विफल रहने वाला जो अम्ल है वो क्या होता है, सल्फ्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके साइंस से, आपको पता है साइंस के पार्ट से भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप साइंस का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप पहले इन क्वेश्चंस को देख लो और फिर अपनी स्टडी को, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्कटिक एसिड है। ठीक है, तो आर्कटिक एसिड है जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कराने के लिए ये विफल रहा था, यानी कि फेल रहा था। तो यहाँ अगर मैं इसके बारे में बात बता दूं, तो एक्टिक एसिड जो फेल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे अनुराग मिश्रा, ये प्रोफेसर, इन्होंने आंसर दिया था 5 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, इन्होंने ये बात बताया था इस बात में कि ये विफल रहा, फेल रहा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर के बेस से क्वेश्चन देख सकते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर यूजिंग एनाबॉलिक स्टीरॉइड इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड के उपयोग के लिए प्रतिबंधित होने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है यहाँ पे सुमिता लाहा, अश्वनी अकुंजी, प्रतिमा कुमारी या फिर टी संचार चानू। तो आपको यहाँ पे बताना है पहला जो फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है के उपयोग के लिए इन्होंने प्रतिबंधित होने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी संचार चानू। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपके एग्जाम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगर इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो टी चानू टुक पार्ट इन 58 किलोग्राम weightlifting event but she was found guilty of doping that resulted in her ban। तो इन्होंने जो टी चानू थी उन्होंने 58 ग्राम का क्या किया था, मैराथन स्पर्धा में भाग लिया था जो ये वेट लिफ्टिंग थी, लेकिन उन्हें डोपिंग का दोषी पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलियन की कैप्टन मार्क टेलोर जो है उसने अपने खेल करियर में अपना नाम को कई उपमान जो है, अपने उपनाम जो है अपने करियर में निकनेम भी रखे थे। क्लियर हो गया। तो बस आपको मेन बात ये याद रखना है कि ये क्या थी, टी चानू जो थी ये क्या थी कि वेट लिफ्टिंग थी।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड, जो जिला कलेक्टर का कार्यालय है वो कब बनाया गया था। आपके ऑप्शन है 1771 में, 1772 में, 1773 में या फिर 1786 में। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगर हम बात करें जिसका कार्यालय बनाया गया था, ये आपका बनाया गया था 1772 में। तो आप सबका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो द प्रेजेंट डे ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केम टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट का जो जिला का प्रशासन है और जो जिले के कलेक्टर का कार्यालय है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में इन्होंने क्या किया था, इसको अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये कार्यालय अगर आप देखोगे 1772 में भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, इनके द्वारा बनाया गया था। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही बनाया गया था। और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है कि 1787 में जो कलेक्टर थे उनको राजस्व वसूली के अलावा दीवानी न्याय और न्यायाधीश के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया था। ठीक है, 1787 में देखोगे जो कलेक्टर थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था सिविल जस्टिस के लिए और मजिस्ट्रेसी के लिए। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर आप देखोगे बनाया गया था 1772 में, और किसने बनवाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। ये बात भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, आपके पास ये दे रखा है इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड फॉर। तो ये आपके पास जो ये बीसीजी वैक्सीन का नाम दिख रहा है, तो जो सी वर्ड है ये क्या, इसका मतलब क्या है, सी का यहाँ पे एक वर्ड से किसको डोनेट कर रहा है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन से कैलमेट को, कफ को, क्लोरीन को या फिर कैडमियम को। तो बीसीजी की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, आपको पूरी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, लेकिन अभी आपसे सिर्फ सी के बारे में पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे सी की, तो इस वैक्सीन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कैलमेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इनकी पूरी फुल फॉर्म देखोगे तो बेलिलियस कैलमेट गुरिन। ठीक है, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी बीसीजी की, बेलिलियस कैलमेट गुरिन इनकी फुल फॉर्म है। एक वैक्सीन है, इस वैक्सीन प्रीमियरली यूज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए ये वैक्सीन का यूज किया जाता था। इट इज नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिली गुरलिन। तो याद रखना जो इसका नाम है, इसके आविष्कार जो जिन्होंने किया था एल्बर्ट कैलमेट ने और कैमिली गुरलिन के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया था। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली से कर पाओगे और इन फ्यूचर अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो याद रखना, तो इस वैक्सीन का जिसने इन्वेंशन किया था उन्हीं के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया था। ओके, और ये वैक्सीन किस लिए निकाली गई थी, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए निकाली गई थी। उन देशों में जहां तपेदिक और कुष्ठ रोग आम है, स्वास्थ्य बच्चों को जन्म के तुरंत बाद एक खुराक की सिफारिश की जाती है। तो ये तभी निकाला गया था जो हेल्थी बेबीज के लिए, जो जिनका जन्म होता है उनकी सिफारिश के समय पर ये क्या किया गया था, ये वैक्सीन निकाली गई थी, इन्वेंशन की गई थी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर इज, जो भारी जल का रासायनिक संगठन है उसका आपको फॉर्मूला बताना है, वो क्या होता है, H2O, HDO, H2O2 या H2O2 या फिर D2O। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे अगर वाटर का पूछता तब तो आपका राइट आंसर क्या होता है, H2O। बट आपसे यहाँ पे हैवी वाटर का पूछ रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, D2O। ठीक है, D2O होता है आपका हैवी वाटर का कंपोजिशन। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके बुक्स एंड ऑथर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिलेंगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क, यहाँ पे आपका अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके ऑप्शन से हरिहरा बुक्का या फिर कृष्णदेव राय या फिर देवराय। तो आपने जल्दी से बताओ कमेंट करके, जो ये बुक है अमुक्त माल्यदा, इसके लेखक कौन है। तो आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि तेलुगु भाषा में लिखी गई, क्योंकि आगे आपसे ये वर्ड भी पूछा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कृष्णा देव राय ने ये अमुक्त माल्यदा ये किताब लिखी थी। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगर इनके बारे में मैं बता दूं तो कृष्णदेव राय ने, आपको ये बात सबको पता है कि ये विजयनगर एम्पायर के, विजयनगर साम्राज्य के सबसे ग्रेटेस्ट महान राजा के माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी से थे, ये सब आप बात जानते होंगे। तो इन्होंने विजयनगर में इस समय पर ये कंपोज किया था, अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। इनका टाइम पीरियड याद रखना, 1509 से लेकर के 1530 तक इन्होंने शासन किया था। साथ ही साथ इनकी जो साहित्य आप देखोगे तेलुगु भाषा में थी। द एपिक पोएम इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो याद रखना कि महाकवि कविता को भगवान वेंकटेश्वर को लिखा गया, समर्पित किया गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर वॉज कैरिड ऑन इट्स अलोंग द लाइन इंडिकेटेड इन हिज अमुक्तमाल्यदा। तो उन्होंने साम्राज्य का जो प्रशासन है, ठीक है, पूरे जो विजयनगर के साम्राज्य का प्रशासन है उसका अमुक्तमाल्यदा में दर्शाई गई थी, ठीक है, उन्होंने इस बुक में ये सारी चीजें दर्शाई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, हु एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडियन विडो इन कॉलोनियल इंडिया। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन से सरोजिनी नायडू ने, पंडिता रमीबाई ने, महाराज गोविंद रानडे ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर आपके कॉलोनियल इंडिया की बात चल रही है। तो कॉलोनियल इंडिया के समय पर किसने शारदा सदन का, एक विडो जो कि विधवा औरत थी, उनके लिए स्कूल खोला था? तो वो थी आपकी पंडित रमाबाई, ठीक है। तो राइट आंसर आप सबका इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंडिता रमाबाई थी जिन्होंने शारदा सदन जो है विधवाओं के लिए, जो भारतीयों की विधवाएं थी उनके लिए स्कूल की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड अगर आपको मैं कुछ फैक्ट बता दूं तो पंडिता रमीबाई एक भारतीय समाज सुधारक थी जिन्होंने 1889 में निराश उच्च जाति विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य में एक बॉम्बे में शारदा सदन की स्थापना की थी। याद रखना जगह भी और ईयर भी, बॉम्बे में इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी 1889 में, ठीक है। शी ऑल्सो स्टैब्लिश द मुक्ति मिशन इन पुणे। तो इन्होंने साथ ही साथ पुणे में मुक्ति मिशन की भी स्थापना की थी जो युवा विधवाओं के लिए आश्रय के लिए रूप में थे, ठीक है। और उनके परिवारों द्वारा कृपा सदन, गिर गई महिलाओं के लिए एक घर जिन्हें समाज के लिए से बाहर कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया था? एक आश्रम भी बनवाया था, घर भी बनवाए थे, जो कि होता है ना समाज से जिन औरतों को बाहर कर दिया जाता है, जो विधवा हो जाती हैं, तो उस तरीके की औरतों के लिए इन्होंने क्या बनवाया था? एक आश्रम बनवाया था ताकि वो वहाँ पे रह सके। तो आपको ये बात भी याद होना चाहिए कि कृपा सदन भी किसने बनवाया था? तो पंडित रमाबाई ने बनवाया था। शारदा सदन भी, जहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पर ये यहाँ पर रहने आते थे। जो कौन थी? वुमेन विडोज, जो कि विधवा होती थी। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी बातें जरूर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए क्वेश्चन आपसे द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली से बता सकते हैं। सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जो पहले प्रेसिडेंट हमारे भारत में आए थे इंडिपेंडेंट के बाद वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करेंगे, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे 1950 से लेकर के 1962 तक इन्होंने शासन किया था। ये ये राष्ट्रपति बने रहे थे। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार। तो ये एक भारतीय राजनीतिक नेता जो बिहार के स्वतंत्र सेनानी थे। उनका जन्म अगर आप लोग देखोगे तो 3 दिसंबर को हुआ था 1884 में। कहाँ पर? बिहार में जिरदाही शहर में हुआ था, ठीक है। He was elected as the President of Constitutional Assembly of India, which was responsible for the preparation of the Constitution of India. तो उन्हें भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था, जो कि भारत के संविधान की तैयारी के लिए इन्हें जिम्मेदार ये थे, ठीक है। तो ये पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया मेडिएवल हिस्ट्री से। Who was the दिल्ली सल्तनत परसुएड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। दिल्ली सल्तनत में से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन से गयासुद्दीन तुगलक ने, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारे आपके दिल्ली सल्तनत हैं। आप लोग जानते हैं आपके
दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें 5 डायनेस्टीज पढ़ते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 5 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। तो अगर मैं बात करूंगी आयरन और ब्लड की, तो आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी अपनाई थी वो अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो बलबन अगर आप बात करेंगे, ये 9th रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के दिल्ली सल्तनत में, और इन्होंने ये अपने अपनाई थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रूथलेस और हार्श थे। ठीक है, निर्दयी और कठोर थे अपने शत्रुओं के लिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी हैड डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन दी बुक। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो ये थ्योरी है उन्होंने कौन सी बुक में दादा भाई नौरोजी ने ये डिस्क्राइब कर रखा है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश रूल एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, या फिर एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि दादा भाई नौरोजी के जो धन की निकासी के अपने सिद्धांत पर वर्णन उन्होंने कौन सी बुक में किया था। तो वो उन्होंने किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन 1867 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन्होंने एक सिद्धांत के सामने जिसमें क्या रखा था, उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से सुखा रहा है, ड्रेन कर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो भारत को पूरी तरह ड्रेन कर रहा है। तो उन्होंने मेंशन करा था अपनी थ्योरी के इस बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने फिर अपनी पुस्तक में उन्होंने ब्रिटेन के जो 200 से 300 मिलियन जो पाउंड के राजस्व का नुकसान बताया था। इस बुक के अंदर पूरा बताया कि ब्रिटेन की वजह से 200 से लेकर के 300 तक के पाउंड का जो नुकसान हुआ है वो सब कुछ इन्होंने इस बुक में बताया था। क्लियर हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से बेस्ड है। तो इकोनॉमिक्स क्लासिफाइज द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज। तो अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन के साधन को इस प्रकार वर्गीकृत करता है, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट या फिर लेबर, राजधानी, संगठन, उपकरण या श्रम। तो अर्थशास्त्र की अगर हम क्लासिफाई करेंगे, जो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन का वो क्या होता है, कैपिटल होता है, आपकी राजधानी होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो स्टूडेंट, हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग सही कर लेना, ये कैपिटल राजधानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 कैपिटल होता है। ये जो कैपिटल की बात कर रहा है वो आपकी मशीनरी से यानी मशीन से बेस्ड बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल यहाँ पे आप हिंदी वाले स्टूडेंट करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप्स। इनमें से कौन सा स्वपोषी है, एल्गे, मशरूम, बटरफ्लाई या फिर ग्रास होपर। इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है, सेवाल, मशरूम, तितली या फिर टिड्डा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्गी यानी कि सेवाल। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, वेयर पीपीएम स्टैंड फॉर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट आपका यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लो कि पॉल्यूटेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पॉल्यूटेंट में यहाँ पे पीपीएम जो है, यहाँ पे आपको पीपीएम दिया है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है कि पीपीएम का मतलब क्या है। पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर, प्रदूषक रोकथाम उपाय, प्योरिटी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शुद्धता प्रति माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स पर मिलियन या पार्टिकल्स पर मोल। तो आपको पीपीएम की फुल फॉर्म बतानी है कि पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर हो गया। तो आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहेंगे ताकि आपको ये देख सको कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।